हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे 6 का ज्योग्राफी का अगला अध्याय जो कि 4th अध्याय है, चौथा अध्याय जिसका नाम है मानचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। मानचित्र के बारे में, उसके बारे में आज जानेंगे, दिशा के बारे में जानेंगे, उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, क्या उनकी रूपरेखाएँ उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पिछली कक्षा में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। आप पहले भी हम आपको पिछले अध्याय में बताए थे ग्लोब की क्या महत्व है। ग्लोब एक पृथ्वी है। पृथ्वी के जो भी चीज़ आपको दिखने को मिलते हैं वो एक छोटे से ग्लोब में आपको दर्शाया गया है। उसी प्रकार है, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, शहर, जिलों एवं गाँवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, मतलब कह रहा है कि जब हम एक देश के बारे में अध्ययन करना चाह रहे हैं, तब हमको क्या ज़रूरत होती है, चाहते हैं, तो तब हमारे लिए उतना उपयोगी वो साबित नहीं होता है। ग्लोब जो होता है इन सब के लिए उपयोगी उतना साबित नहीं होता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं हम? तो मानचित्र का उपयोग हम करते हैं। एक नक्शे के रूप में आप मानचित्र को देखते हैं कि ये यहाँ पर भारत है, यहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका, ये चीन है, जो भी है आप मानचित्र के अनुसार आप देख लेते हैं। तो वही है, उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। क्या है मानचित्र? तो मानचित्र जो है पृथ्वी की जो सतह है इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव। जब एक गोलाकार है उसको पूरी तरह से, एक जैसे ये गोल है, इसको आप चपटा नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से। उसी प्रकार है, तो नहीं करना असंभव है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र क्या है? आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसमें देखिए मानचित्र का कितना उपयोग है। जहाँ भी हम जाते हैं तो एक मैप खोलते हैं, मानचित्र खोलते हैं, यहाँ से वहाँ अपना नक्शा देते हैं, तो वहाँ आप पहुँच जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पे। तो वो जो स्थान पे आप किस माध्यम से पहुँच रहे हैं? तो मानचित्र के माध्यम से आप पहुँच रहे हैं। तो मानचित्र क्या है? हमारे लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र जो है कुछ छोटे से क्षेत्र को, कुछ तथ्यों को भी दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जो दूसरा मानचित्र है वो किताब की तरह हो सकता है। आप जैसे एटलस में देखते हो, एटलस में आप पूरे एशिया हो, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी देश हैं, उनके बारे में एक किताब के रूप में आप उसको देखते हैं, उस तथ्य को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कहाँ कौन देश है, झील कहाँ है, नदी कहाँ है, तालाब कहाँ है, ये सब देखते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। वही है, जब बहुत से मानचित्र को जब हम एक साथ रख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एटलस कहलाएगा। तो एटलस का निर्माण कब होता है? तो बहुत सारे मानचित्र को आप एक साथ रख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? एटलस हो जाएगा। ठीक? मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मतलब ग्लोब्स के अपेक्षा ग्लोब जो है एक सिर्फ़ इतने दूरों में आप इसको देख रहे हैं, लेकिन आप बुक को देखिएगा तो उससे ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगी, ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ जो है नीचे दिया गया है उसको हम देखेंगे। जैसे देखिए क्या है, पहला क्या है? भौतिक मानचित्र। आप भौतिक मानचित्र का जब अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या-क्या आपको देखने को मिलेगा। पूछता है जो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? भौतिक मानचित्र में क्या आते हैं? और राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, ये सब जो है भी है मानचित्र, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो भौतिक मानचित्र क्या है? तो भौतिक मानचित्र उसको कहते हैं, ये जो मानचित्र है पृथ्वी की आकृतियाँ, प्राकृतिक आकृतियाँ, ये जो भौतिक मानचित्र है वो पृथ्वी की प्राकृत आकृति है, जो भी है। तो पर्वत जैसे हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, नदी हो गया, महासागर हो गया, ये सब जो भी चित्र जो दर्शाए जाते हैं मानचित्रों पर, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। किसको-किसको उच्चावच या भौतिक मानचित्र बोलते हैं? तो पर्वत को बोलते हैं, पठार को, मैदान को, नदी को, महासागर को, ये सब क्या है? भौतिक मानचित्र है। ये भौतिक मानचित्र जो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति है। ये क्या है सब? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति है। इसको हम नहीं बना सकते, ये खुद बना हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये भौतिक हो गया। भौतिक में ये सब आते हैं।
दूसरे में हम चलते हैं तो दूसरा जो है मानचित्र वो है राजनीतिक मानचित्र। ये देखिए दूसरा क्या है राजनीतिक मानचित्र। दूसरे राजनीतिक मानचित्र में हम खुद आप उसको दर्शा सकते हैं, इसको हम खुद बनाते हैं। कैसे? तो राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, गाँव हो गया, विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनके सीमाओं को दर्शाने वाले चित्र, जो भी मानचित्र होते हैं, वो राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। क्या-क्या हो जाएगा राजनीतिक में? जैसे राज्य, नगर, शहर, गाँव, विभिन्न राज्यों के जो सीमाएँ हैं, उनको दर्शाइएगा, तो वो राजनीतिक में आ जाएगा। ठीक है? अब तीसरा जो है थीमेटिक मानचित्र, इसको कैसे हम समझेंगे? तो थीमेटिक मानचित्र जो होता है, इसमें आप सड़क को देख लीजिए, सड़क का मानचित्र हो गया। ये जो मानचित्र है, इसमें आप कुछ मानचित्र विशेष जानकारी देता है, जैसे सड़क का मानचित्र हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, वन का हो गया, उद्योग हो गया, ये सब जो है मानचित्र क्या है? थीमेटिक मानचित्र है। ये कुछ विशेष जानकारी आपको देता है। जो विशेष जानकारी आपको प्रदान करता है, वो थीमेटिक मानचित्र कहलाता है। जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, उद्योग का मानचित्र, वन का मानचित्र, ये सब थीमेटिक मानचित्र कहे जाते हैं। इस मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। देखिए, मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन-कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक। आपसे पूछा जाता है मानचित्र के कितने घटक हैं? तो 3 हैं। कौन-कौन? तो दूरी हो गया, आप कितने दूरी जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और उसका प्रतीक क्या है? मतलब वहाँ पर जो आप चित्र जो देखेंगे, वहाँ पर हम पहुँचेंगे, वो उसका प्रतीक हो गया। उस चित्र के अनुसार हम वहाँ पर पहुँचेंगे, उसका वो क्या हो गया? सिम्बॉल हो गया। तो वो उसका प्रतीक हो गया। आगे हम चलते हैं, तो मानचित्र के कितने घटक? 3 घटक। कौन-कौन? दूरी, दिशा और प्रतीक, याद रखिएगा। दूरी को हम पहले समझते हैं, तो दूरी क्या है? तो दूरी को जब हम देखते हैं, तो मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को एक छोटा कर मतलब उसको एक छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जब हम मानचित्र खींचते हैं, तो एक दिशा को हम एक छोटे से लाइन से दर्शा देते हैं, ये इसका लाइन हो गया। ये जो दिशा है उस लाइन को जब हम उस लाइन पे हम चलेंगे, तो वहाँ पर हम पहुँच जाएँगे। तो एक छोटी-सी दिशा से हम उसको दर्शा रहे हैं, एक कागज़ के रूप में भी एक कागज़ पे हम उसको दर्शा देते हैं। ये समझ गए? लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। लेकिन इसको जब हम इतना छोटा कर रहे हैं, इसको इस आधार से करेंगे ताकि उसकी जो दूरी वास्तविक है वो बनी रहे। तभी यह संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। जब उसी प्रकार हम उसको व्यक्त कर सकते हैं जब एक छोटी दूरी है वो बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है और इसके लिए एक पैमाने की आवश्यकता होती है। जैसे आप समझिए पैमाने की अब बात हम करते हैं तो पैमाने के रूप में आपको क्या-क्या मिलेंगे। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। क्या होता है? पैमाना जो होता है स्थल पर जो आपको वास्तविक दूरी दिखाई दे रही है और मानचित्र पर जो दूरी दिखाई दे रही है, उसका एक अनुपात होता है। उसका क्या होता है? एक अनुपात होता है। उसके बराबर का एक अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय जो हैं एवं आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र संख्या 2 जो मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर अगर आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है और उसको मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है, सीएम में दर्शाया गया है, तो आप समझ सकते हैं उसका वास्तविक दूरी क्या है? उतना ही है, कितना? 10 किलोमीटर लेकिन उसको दर्शाया कितना गया है? 2 सेंटीमीटर में दर्शाया गया है। आपके घर और विद्यालय की दूरी को। इसका अभिप्राय यह है कि मानचित्र पर जो है 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है। जब हम 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो मतलब हम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए और 2 सेंटीमीटर चलेंगे तो हम अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे जो कि 10 किलोमीटर है। अपने घर और विद्यालय की दूरी को हम तय कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर होगा और 10 किलोमीटर को हम कितने सेंटीमीटर में व्यक्त किए थे? तो 2 सेंटीमीटर में। 2 सेंटीमीटर को चलने के लिए हमको कितने चाहिए? तो 10 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर में हम जो है 5 किलोमीटर चलेंगे और 10 किलोमीटर चलने के लिए 2 सेंटीमीटर को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये एक पैमाना है, नापने के लिए एक जगह के लिए पैमाने की ज़रूरत होती है जिसके रूप में आप 2 सेंटीमीटर का एक पैमाना आपको खींचा गया है।
इस प्रकार पैमाना जो है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की ज़रूरत जानकारी है, तो आप पा मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थान या दूरी को आप सही से पता लगा सकते हैं। उसकी दूरी की स्थानों के बीच की दूरी को और दिए गए मानचित्र के बीच की दूरी को आप सही से उसका अध्ययन या पता कर सकते हैं। ठीक आगे है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब हम बड़े क्षेत्रों को देखते हैं, जैसे महाद्वीप हो गया, कोई देश हो गया, उसको हम कागज पर दिखाएंगे, तो उसके लिए हम छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। तो कैसे? उदाहरण के लिए है 5 सेंटीमीटर जो होता है, अभी जैसे 5 सेंटीमीटर का उपयोग हम 2 सेंटीमीटर का उपयोग किए, कितने के लिए? 10 किलोमीटर के लिए। उसी प्रकार जो है 5 सेंटीमीटर का उपयोग जो है स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर कितने को दर्शा रहा है? तो स्थल जो भी है स्थल उसके 500 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक? अगर 1 सेंटीमीटर चलेंगे तो 100 किलोमीटर आप चल दिए हैं, वहाँ तक चले हैं। आप समझ गए होंगे? को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जो इतना छोटा को दर्शा रहा है उसको क्या बोलते हैं? छोटे वाले पैमाने का मानचित्र बोला जाता है। आगे हम चलते हैं, तो आगे है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गाँव हो गया जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। या आपके गाँव या बड़े भाग को दिखाना पड़ता है तो हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में जैसे अभी यहाँ पर देखिए 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में व्यक्त किए, लेकिन गाँव या छोटे शहरों को दिखाएँगे तो 5 सेंटीमीटर की दूरी जो है 500 मीटर की दूरी के बराबर होगी। इस प्रकार के मानचित्र को कैसे हम क्या बोलेंगे? तो बड़े वाले पैमाने का मानचित्र बोला जाएगा। जब हम 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर में व्यक्त करेंगे तो ये बड़े वाले पैमाने का मानचित्र होगा। जब वही 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में व्यक्त करेंगे तो वो छोटे वाला पैमाने वाला मानचित्र होगा। याद रखिएगा। बड़े पैमाने वाले मानचित्र जो होते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े वाले पैमाने जो होते हैं, बड़े वाले पैमाने वाले मानचित्र छोटे वाले पैमाने मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी हमको देते हैं। आगे है देखिए एक आपको यहाँ पर नक्शे में दिखाया गया है। नक्शे में आप देखेंगे तो ये पीओ है पुलिस स्टेशन के रूप में पोस्ट ऑफिस है। ये सामुदायिक केंद्र है, ये देखिए खेल का मैदान है, ये पेड़ है, कुआँ है, दुकान है। ये सब आप एक नक्शा के रूप में जैसे आप चलते हैं मैप में तो आपको दिशा निर्देश दिया जाता है एरो के अनुसार सीधा चलिए, बाएँ चलिए, दाएँ चलिए आपको लेफ्ट राइट के रूप में दिखाया जाता है। ये फलोधान है, ये करीम का घर है, शीला का घर है, विकास ये घर प्लॉट है, ये विद्यालय है, ये दुकान है। ये देखिए यहाँ पर मीटर में दर्शाया गया है 50 मीटर है, यहाँ पर 0 पैमाना है। 1 सेंटीमीटर में आपको 10 मीटर की दूरी तय करनी है। तो 10 मीटर यहाँ से देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 4 हो गया, 3 और 4 5, 5 सेंटीमीटर आप 50 मीटर की दूरी तय करते हैं। समझ गए? अब हम देखते हैं दिशा के बारे में। एक पैमाने को हम देखें, अब दिशा के बारे में देखते हैं। अब दिशा के बारे में हम देखेंगे तो प्रधान बिंदु को समझेंगे, दिग बिंदु को हम समझेंगे। तो दिशा क्या है? तो दिशा जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किस दिशा में जाना है आपको वो आपको इंडिकेट करता है, आप किस दिशा में जाइएगा ताकि वहाँ पर पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो या कोई भी चारों दिशा में कहीं भी आप किस दिशा में आपको जाना है उसके बारे में वो ये दिखाता है। तो चलिए हम अब उसको पढ़ते हैं। ऐसे आप देखिए प्रधान जी बिंदु में आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बीच का बिंदु है, ऊपर और नीचे का क्या होता है? ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और बीचों-बीच हम जब काटते हैं दोनों पट्टी से और बीच में देखते हैं, तो ये आपको क्या दर्शाता है? एक जो लाइन दर्शाता है, वो बीचों-बीच जो दर्शा रहा है, वह क्या है? उत्तर और पूरब। जब हम बाएँ से दाएँ की ओर जाते हैं, तो वो हो जाएगा पश्चिम और पूरब को और बीच और किसके-किसके बीच में काटेंगे? तो ये हम उत्तर और पश्चिम के बीच में हम जब काटेंगे, तो उत्तर-पश्चिम और नीचे जब आएँगे, तो वो हो जाएगा दक्षिण-पूरब और जब हम उत्तर और पूरब के बीच में हम क्रॉसिंग करेंगे, काटेंगे तो वो हो जाएगा उत्तर-पूरब और नीचे में जब आएँगे तो हो जाएगा दक्षिण-पश्चिम, ठीक? इसको समझ लिए वही है अब हम इसको पढ़ लेते हैं। तो अधिकतर मानचित्र में ऊपर जो होता है दाहिने तरफ जो होता है ऊपर मानचित्र अधिकतर जो होता है हम ये देखते हैं
तो इसको देखिएगा तो आप ये समझिए, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। जो भी ऊपर होता है, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर तरफ है, जो कि किसको इंडिकेट करता है, वो उत्तर दिशा की और इंडिकेट करता है। ऊपर जब हम देखते हैं तो वो किसको इंडिकेट करता है, तो उत्तर दिशा को। ये जैसे देखिए उत्तर को कर रहा है, ठीक। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को करता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तर रेखा। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप पूरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जब उत्तर को बारे में आप जान लेते हैं, तब आप तीनों दिशाओं के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे देखिए 4 प्रमुख दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4.2 में। वो प्रधान दिग्बिंदु है। ये क्या है, प्रधान दिग्बिंदु हैं। बीच की 4 दिशाएँ हैं, बीच की 4 दिशाएँ जो कि आपको हम दिखाए थे, बीच की 4 दिशाएँ उत्तर-पूरब, दक्षिण-पूरब, पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, ये सब क्या है, बीच के 4 दिशाएँ हैं, ठीक? इसको क्या बोलते हैं? इन वाली ब इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो एक है दिक्सूचक है, जो निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाए, विकास के घर के सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा को आप इस पता लगा सकते हैं, उसकी दिशा कहाँ से कहाँ जा रही है। आगे है, हम सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा दक्षिण पूरब होती है। पूछता है जो दिक सूचक की जो सुई की दिशा है वो किस दिशा में होती है, तो आप याद रखिएगा हर वक्त वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में होती है। दिक्सूचक की दिशा किस दिशा में? तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में। इसकी सहायता से हम सही दिशा के बारे में हम जान सकते हैं, ठीक? अब है अगला प्रतीक। प्रतीक के बारे में हम जानेंगे, प्रतीक क्या है? जैसे रेलवे का क्या होता है? सड़क का क्या होता है? आप बाएँ मुड़िएगा उसके लिए क्या प्रतीक है? दाहिने के लिए क्या प्रतीक है? भवन के लिए क्या प्रतीक है? पुल के लिए क्या प्रतीक है? अब उस सब के बारे में हम जानते हैं तो समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये चित्र है, तो हम समझ लेते हैं ये पुल है, ये सड़क है, ये रेलवे का गेट है, ये सब हम प्रतीक से ही जानते हैं। तो चलिए आगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रतीक क्या है? प्रतीक जो है, प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ये क्या है? तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवन हो गया, सड़क, पुल, रेल की पटरियाँ, कुएँ को दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए वो निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके हम उसको दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो प्रत्येक है क्या करता है? कम स्थान लेता है और अधिक जानकारी आपको देता है। हम प्रतीकों के इस्तेमाल इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है, ठीक? अगर आप एक क्षेत्र कोई भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता से जब आप नहीं जानते हैं कोई कौन दिशा है, कहाँ जाना है, लेकिन जब ये चिन्ह आपको मिल जाएँगे तो आप वो स्थान में जा सकते हैं, मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरी स्थान उसकी भाषाओं को जान सकते हैं, क्या भाषाएँ हैं। तो ये हम मानचित्रों की सहायता से समझ सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। क्या होती है? ये विश्वव्यापी भाषा होती है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का ये चित्र है तो अगली जगह भी दूसरे देश में जाएँगे तो उसका भी वही होगा। जिसे अपनी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग में के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और जो भी आपको ये प्रतीक दिख रहा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है और इसको हर जगह यही अपनाया जाता है। ये रूढ़ जो है हम उसको पढ़ लेते हैं उसके बाद आपको दिखाएँगे। ये रूढ़ जो है ये प्रतीक कहे जाते हैं। ये सब जो चीज़ है ये क्या कहलाते हैं? प्रतीक कहलाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक हम यहाँ पर देखेंगे, उसको हम इसको पढ़ लेते हैं, सब उसको हम आपको दिखा देंगे। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का जो इस्तेमाल है उसके किस लिए किया जाता है? तो जलाशयों के लिए। भूरा रंग का प्रयोग ये पूछता है जो आपको ये एकदम सीटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके लिए आपको पूछा जाता है किसके लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो अब जल को तो ख़ासकर आप देखते ही हैं, जल को है नीले रंग से हम देखते हैं तो जल
नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं प्रतीक के रूप में। भूरा रंग जो है पर्वतों के लिए होता है, भूरा रंग पर्वतों के लिए, नीला रंग जल के लिए, पीला रंग पठार के लिए, याद रखिएगा पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदान के लिए। 4 रंग है, 4 रंग का हम उपयोग अच्छे से याद रखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीला का हम किस लिए? तो जलाशय के लिए, भूरा का किस लिए? तो पर्वत के लिए, पीला का किसके लिए? तो पठारों के लिए, हरा का मैदान के लिए। मैदान अब ऐसे अपने आप से रिलेट करिए, 2 तो आपको पक्का-पक्की याद हो जाएगा, कौन-कौन? तो नीला जल और हरा मैदान, 2 तो याद हो गया। दूसरा है भूरा और पीला, तो भूरा को आप पर्वत में रखिए और पठार जो होता है वो सीधा होता है। ये आपको ऊबड़-खाबड़ ये देखने को नहीं मिलते हैं पठार उतने, लेकिन पर्वत जो हो हरे भी होते हैं और ऊबड़-खाबड़ मतलब कहीं एक टीला मिलेगा तो कहीं धँसा हुआ मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? पर्वत। तो पीला आपको पठार हो जाएगा और भूरा क्या हो जाएगा? तो पर्वत हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक? आगे हम देखते हैं, आगे में आपको चित्र हम समझा देते हैं। ये देखिए जैसे आपको रेल लाइन है। रेल लाइन के लिए आपको क्या है? तो रेल लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन। ये जो है क्या है? बड़ी लाइन है। ये क्या है? बड़ी लाइन है। ये आपको जहाँ भी चित्र मिल जाएगा तो ये आप समझिए बड़ी लाइन है और ये क्या है? मीटर का लाइन है। ये जो आपको दिखेगा तब क्या समझिएगा? मीटर का और ये जो मिलेगा तो ये रेलवे लाइन है। अब देखिए सड़क में एक होता है पक्की, एक होता है कच्ची। जहाँ एक सीधा लाइन जाता है वो पक्की लाइन होगा और कच्ची जो लाइन होगा एक डॉट, 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 डॉट करके मिलेगा वो आपको कच्ची लाइन में आप समझिएगा। अब सीमा दे में देखिए, सीमा अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और जिला। सीमा में अंतर्राष्ट्रीय में आप देखिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय में आपको एक बोल्ड लाइन मिलेगा, एक बोल्ड लाइन मिलेगा जो कि गहरा लाइन है वो एक बोल्ड लाइन के बाद दूसरा बिंदु मिलेगा वो भी बोल्ड मिलेगा और दूसरे में हम राज्य में जाते हैं तो थोड़ा-सा उसका ब्राइटनेस जो है वो कम होता है, बोल्डनेस उसका कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा राज्य का और जिला में एक सिर्फ़ लाइन मिलेगा, उसमें बिंदु नहीं मिलेगा। नदी में देखिएगा तो आप नदी का नीला हो गया, कुआँ का देखिएगा तो कुआँ का सिर्फ़ गोल है और वो ब्लैक है। तालाब का देखिएगा तो एक सिर्फ़ नीला मिलेगा और उसका एक नक्शा में अमेवा के टाइप बना हुआ है, वो हो जाएगा तालाब का। नहर का देखिएगा तो 2 लाइन है, ऊपर से एक आपको पंप सेट के रूप में मिलता है, वो नहर हो गया। पुल का देखिएगा तो पुल हो जाएगा एक 2 लाइन है, 2 लाइन से आप एक इधर मोड़ दीजिए, एक इधर एक ये पुल का जैसे आप पुल पर चढ़ते हैं तो एक इधर से चढ़ते हैं, एक इधर से चढ़ते हैं, दोनों का एक पुल का नक्शा होगा। गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद के बारे में आप जान लीजिए, ये सब गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद है। पोस्ट ऑफिस में आप देखिएगा तो पोस्ट ऑफिस हो गया और पोस्ट एवं टेलीग्राफ हो गया, पीटीओ हो गया, पीएस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, बस्ती हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब चित्र आप पेड़ हो गया, घास हो गया, ये आपको ये सब जगह ये मान्य है। अंतर्राष्ट्रीय चित्र ये है। आगे आप देखते हैं अंतिम है रेखा चित्र। अब रेखा चित्र को हम जब देखते हैं तो आप मानचित्र देख लिए, प्रतीक देख लिए, चिन्ह देख लिए, अब उसके बाद है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र एक आरेखन है। क्या है? आरेखन है, जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। जब एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे जाते हैं तो उसके सापेक्ष में हम दिखा देते हैं, ये उसका रेखा चित्र हो गया। ठीक? मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, वो ये है जो अब अगर मानिए आप अपने मित्र के घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र का जो बिना पैमाने से आपको खींच दे, कच्चा मानचित्र है वो उसका कोई नहीं है, ये इतना सेंटीमीटर है, उसमें कोई पैमाना नहीं है, लेकिन आपको कह देगा कि आप जब यहाँ जाओगे तो उसके बाद यहाँ मुड़ जाना, तब ये उसका क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा। उसका कोई पैमाना नहीं है। वो अपने रास्ते को आने के लिए एक आपको रेखा चित्र के माध्यम से आपको बता रहा है। ठीक? अब है खाका। खाका किसको कहते हैं? खाका उसी प्रकार है। तो खाका जो होता है ये एक छोटा तथा
छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। क्या कहलाता है? एक छोटे क्षेत्र पर जब एक छोटा क्षेत्र है, उस पर जो है एक बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, उसके बड़े पैमाने पर एक रेखा चित्र खींच दीजिए, उसको खाका कहेंगे। किस खाका में वो खींचा गया है? आपसे कभी-कभी देखते होंगे कहाँ उसका खाका क्या है? पूछता है आप चलते-फिरते भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। एक बड़े पैमाना जो होता है आप पहले भी पढ़े थे, एक बड़े पैमाना जब हम देखेंगे गाँव में गाँव या जिला में देखते हैं तो उसमें जो है आपको एक शहर छोटे शहरों में आपको क्या होता है बड़े पैमाने के रूप में आप दर्शाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सारी जानकारी आपको देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं जैसे किसी कमरे की लंबाई। अब इसकी देखिए अब किसी चीज़ को हम ज़्यादा ही जानना चाह रहे हैं, किसी कमरे की लंबाई क्या, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ 10/12 है या 12/14 है, उसकी लंबाई क्या है 14 है या चौड़ाई क्या है 12 है, ये क्या है? एक खाका है। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ों को जानने के लिए हम खाका का निर्माण करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है लंबाई-चौड़ाई को हम किस में नहीं दर्शा सकते, मानचित्र में नहीं दर्शा सकते हैं। लेकिन इस खाका को हम बड़े पैमाने में रूप में खींच सकते हैं, तो इसको एक खाका के रूप में हम जानेंगे तो ये हमें दर्शाया जा सकता है। तो वही कह रहा है उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जो खाका कहा जाता है। क्या है? उस समय हम क्या करेंगे, एक बड़ा पैमाना लेंगे उसमें एक खाका खींचेंगे, रेखा खींचेंगे जो क्या कहलाएगा? खाका कहलाएगा। तो चलिए ये चैप्टर जो है आज यहाँ पर खत्म होते हैं। आगे हम इसका जो भी है आगे का अध्याय उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।